हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले अपने क्रिया शरीर पेपर सेकंड का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मेद धातु। और मेद धातु को मॉडर्न में हम किससे कोरिलेट करते हैं? एडिपोज टिश्यू से, यानी जो फैट की सेल्स होती है उसी से हम पहले कोरिलेट कर लेते हैं मेद धातु को। तो सब में पहले जो हमें देखना है वो देखना है निरुक्ति। देखो, निरुक्ति में बताया गया है कि मेद धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है। यानी जो मेघ है ये मेद नहीं है, ये मेघ है। मेघ धातु से मेद शब्द निष्पन्न हुआ है, यानी इस मेघ धातु से ये मेद शब्द बना हुआ होता है। और शरीर में स्नेहन कराने वाले का मेद कहते हैं। और उसका कार्य भी बता दिया गया कि जो शरीर में स्नेहन स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? वो होती है मेद धातु। भाई मेद धातु है क्या? एडिपोज टिश्यू फैट है। और फैट कैसा होता है? ठीक है, स्नेहन होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है। तो यही तो बता रहा है जो शरीर में स्नेहन कराने वाले को मेद कहते हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यू। फिर हम बात करते हैं स्थान के बारे में कि मेद धातु का स्थान कहाँ पर होता है। वैसे तो जो फैट होता है वो पूरी बॉडी में होता है, ये हमने इसलिए लिख रखा है सर्व शरीर। लेकिन अगर आपसे मुख्य रूप से देखना है कि मुख्य रूप से फैट कहाँ पर पाया जाता है, तो यानी जो एडिपोज टिश्यू है वो दो जगह बताया गया है, उदर और अनुअस्थियों में। यानी जितने भी प्राणी हैं उनकी उदर यानी बोले तो एब्डोमेन, ठीक है। और अनुअस्थि मतलब जो छोटी अस्थि है, छोटी अस्थि जैसे कि आपकी जो वर्टिब्री है, ठीक है। और आपके जो फैलेंजेस है, यानी जो फैलेंजेस जॉइंट है, हाथ की जो उंगलियों की जो जॉइंट्स है, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं इनमें, तो इन सब एक ऐसी है छोटी छोटी अस्थियाँ। और इन अस्थियों में क्या बताया गया है? एडिपोज टिश्यू यानी मेद धातु। देखो, मेद धातु वैसे तो सर्व शरीर में होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपके उदर में और अणुअस्थियों में, छोटी अस्थियों में, जैसे कि वर्टिब्रा और फैलेंजेस। फिर नोट करने वाली बात यह है कि बड़ी अस्थियों में मज्जा पाया जाता है। मज्जा यानी बोन मैरो। अब बड़ी अस्थि कैसे कि जैसे हमारा फीमर हो गया, टिबिया हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ठीक है। ये सब कैसी अस्थियाँ? ये होती है बड़ी अस्थियाँ, ठीक। जैसे मान लो, देखिए कोई एक बड़ी अस्थियाँ है, तो इन बड़ी अस्थियाँ जो लॉन्ग बोन्स है, इन लॉन्ग बोन के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। और जो छोटी बोन्स होती है इनके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है मेद धातु, ठीक है। और वैसे तो मॉडर्न में हम पढ़ते हैं कि छोटी अस्थियों में क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो। और बड़ी अस्थियों में क्या जाता है? येलो बोन मैरो, ठीक है। तो फिर शुद्ध मांस का स्नेह वसा। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वसा क्या होता है। हमने जब पहले बताया था जो वसा होती है वो मांस की उपधातु होती है, ठीक है। तो वसा वो समझ नहीं पाते कि वो कहीं ना कहीं फैट से इसे रिलेट करते हैं। तो अगर इसका सही मतलब मैं बताऊँ, जो शुद्ध मांस का स्नेह होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। मॉडर्न में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि बोन मैरो दो प्रकार की होती है। एक होती है येलो बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो को किसके अंदर होती है? लॉन्ग बोन के अंदर। और रेड बोन मैरो किसके अंदर होता है? शॉर्ट बोन के अंदर। और इसी रेड बोन मैरो को जो स्मॉल बोन के अंदर है, इसको किससे कोरिलेट कर लेते हैं हम? मेद धातु से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति। देखो, उत्पत्ति जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग आचार्य के द्वारा, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक एंड ढलन। ढलन कौन थे? आचार्य सुश्रुत से उनके टीका करते हैं, आचार्य सुश्रुत के टीकाकर जिनका नाम है ढलन। तो उन्होंने किस तरह से मेद की धातु की उत्पत्ति बताई। देखो, वैसे तो मुझे बार बार बनता नहीं है कि आपको बार बार ये उत्पत्ति बताऊँ किस तरह से हुई है। देखो, मैंने डायरेक्टली कैसे लिया है? मास से धर्मी अंश से लिया है, क्योंकि हम इतना आपको बता चुके हैं कि आहार है, आहार पे क्या दो अग्नि काम करती है, जठराग्नि और भूताग्नि। जब जठराग्नि भूताग्नि काम करती है तो वो आहार का दो पार्ट में डिवीजन होता है, एक सार भाग होता है, एक मल भाग होता है। आहार का मल मूत्र और पुरीस होता है, और सार भाग क्या होता है? अनरस होता है। अब इस अनरस पर रसाग्नि काम करती है, फिर इसका दो आगे जाकर डिवीजन होता है, सार भाग और मल भाग। और इसका रस का मल भाग क्या होता है? कफ होता है। और इस सार भाग को दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक होता है स्थूल भाग, एक होता है सूक्ष्म भाग। ये स्थूल भाग आगे जाकर रस धातु बनाती है, और सूक्ष्म भाग उपधातु बनाती है। और दूसरी जो नई बनने वाली धातु उसका अंश उसमें पाया जाता है। यानी कि अब रस से कौन सी धातु बनेगी? रक्त। तो रक्त का कह रहा है कि इसमें सधर्मी अंश होगा, और रस धातु की क्या होगी? उपधातु होगी। जैसे रस धातु उपधातु कौन सी होती है? स्तन्य और आर्तव, ठीक है। इस तरह से हमारे पूरा सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे ज़्यादा बताने की बात है नहीं। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ हमने सीधा यहाँ पर हाथ से स्टार्ट किया है, मांस धातु से। मांस धातु का सार भाग, जो मांस धातु का हमने यहाँ पर लिया था, मांस सधर्मी अंश है, तो इसमें मांस अग्नि काम करेगी, सार भाग और मल भाग। तो इस सार भाग से हमने यहाँ पर इस जो मांस धातु है इसके सार भाग से डिवीजन किया गया है सीधा स्थूल भाग में और सूक्ष्म भाग में। तो इसमें उपधातु बनेगी, और जो बनने वाला दूसरी है उसका मांस से क्या बनेगा? मेद बनेगा। तो मेद सधर्मी अंश होगा, और मेद सधर्मी अंश में मेदअग्नि काम करेगी। तो सार भाग और मल भाग। सार भाग फिर से दो चीज़ में डिवाइड होगा, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, ठीक है। और मेद का मल क्या होता है? स्वेद होता है,
ठीक। अब सार भाग आगे जाके दो चीज में डिवाइड हुआ, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल यानी इसमें धातु बनेगी, धातु कौन सी, मेद धातु। और सूक्ष्म आगे जाके दो फिर से डिवाइड होता है, 80 सैद्रव्य अंश और उपधातु में। इस तरह से पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। बहुत आसान है, बेसिक में मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो पहले वाली मेरी फर्स्ट जो वीडियो वो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये हमने देख लिया ढलन ने किस तरह से मेद धातु की उत्पत्ति बताई, ठीक है। यहाँ पर जो मेद धातु ये उत्पन्न होगी अकॉर्डिंग टू हमारे ढलन। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस तरह से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने बिल्कुल क्लियर कट किया है कि मास धातु से ही मेद धातु की उत्पत्ति होती है। फिर हमारे जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या बताया कि मास धातु से मेद धातु की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके अंदर के मैकेनिज्म बता दी कि किस तरह से मास जो कन्वर्ट हो जाता है मेद में। तो उन्होंने क्या बताया कि मास पे क्या कौन सी अग्नि काम करती है, मास अग्नि। तो मास अग्नि से मास का पाक होगा, यानी कि मास अग्नि से मास का पाक होगा, डाइजेशन होगा। तो तब उसमें जल, जब उसमें देखो मास से जब मेद देखो मास पे कह रहा है कि मास अग्नि काम करती है, ठीक है, और मेद में कन्वर्ट करती है। तो जब मास ने मास अग्नि पे कन्वर्ट किया, जब मास अग्नि ने मास पे काम किया तो हुआ क्या, इसमें जल और स्निग्ध गुण की वृद्धि हो जाती है। तो मास में कह रहा है कि जल और स्निग्ध गुण की वृद्धि हो जाती है। देखो दो गुण के सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ये मास था और इस मास पे कह रहा है कि जब मास अग्नि काम करती है तो इसके दो गुण में वृद्धि होती है। एक तो इसमें जल आ जाता है और दूसरा स्निग्ध गुण आ जाता है। तो ये दो गुण आ जाते हैं। तो इन दो गुण की वजह से जो हमारा मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेद में। और आप जानती हो मेद का कैसा गुण होता है, स्निग्ध होता है। क्योंकि जो सबसे पहले हमने क्या बताया कि शरीर में स्नेहन कराने वाले को मेद कहते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मास मेद में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ये आचार्य चरक ने बताया था। अब हम देखने वाले परमाणु के बारे में। देखो एक इसका कितना परमाण होता है, 2 अंजलि। कितना परमाण होता है, 2 अंजलि। जब हमने रचना शरीर के पेपर 1 में देखे थे परमाणु वाला सारा, उसमें हमने ट्रिक बताई थी। सारे जितने भी अंजलि, जिस चीज़ की जितनी अंजलि परमाण होती है उन सबकी ट्रिक बताई थी। जैसे कि अगर आपको अंजलि नहीं पता है, अगर मैं एक खोज बनाऊँ तो इसको हम क्या कहते हैं, अंजलि कहते हैं, ठीक है। और इसमें जितना जल आएगा वो हो जाती है 1 अंजलि। और हम इस 1 अंजलि को करीब करीब 200 ml की मान लेते हैं। और हर एक व्यक्ति की जो अंजलि होती है वो अलग होती है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। तो परमाणु 2 अंजलि। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहो, सर आपने जब मास धातु पढ़ाया था तो मास धातु की अंजलि परमाणु नहीं बताया, तो आपने शायद मिस हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है बच्चों। देखो मेद क्या है, मेद धातु की अंजलि है। लेकिन जो हमने वहाँ पर बात करी थी ना मास की, उसको हम किस में ले रहे थे, किलो में ले रहे थे, क्योंकि मास घनत्व है। मास क्या था, घनत्व था। तो इसलिए हम इसको किस में ले रहे थे भाई, मास क्या है, मास घनत्व मतलब किलोग्राम केजी में। तो उसको हम अंजलि में नहीं नाप सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर अंजलि, सर अंजलि कैसे, मतलब ये द्रव है। अब अगर आप पूछो जो ये मेद धातु क्या द्रव है, हाँ बच्चों देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना कि मास धातु में जल और स्निग्ध गुण आ जाते हैं। यानी जल और स्निग्ध गुण, 2 पदार्थ आ गए, 2 द्रव आ गए। तो द्रव होने की वजह से ये अंजलि परमाणु है। और अब हमने एक पैरामीटर बता दिया कि जो मेद धातु की हमारी बॉडी में प्रेजेंस होगी वो करीब करीब 2 अंजलि होगी। यानी 2 अंजलि ऐसे 2 खौच भर के हमारी बॉडी में फैट होगा, ठीक है। अगर 2 खौच से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसकी वृद्धि के लक्षण देखेंगे। अगर 2 खौच से कम हो जाता है तो इसके हम 6 के लक्षण देखेंगे। तो हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। इसके कार्य मैंने यहाँ से लिखे है। पहला है मेद धातु का कार्य स्वेदन। स्वेदन का मतलब होम्योस्टेटिक, यानी जो फैट होता है वही आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करता है, ठीक है। देखो नॉर्मली आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री होता है। तो इसका जो मेंटेन करने का काम कौन करता है, मेद धातु करता है। देखो जिस पे जितना ज़्यादा फैट चढ़ा होगा वो उसको किसका में काम करेगा, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन में काम करेगा। जैसे आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, बुलवर एक व्हील सील होती है, ठीक है। उस पर बहुत सारा जो फैट होता है, बहुत सारा मेद होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाती है पानी के अंदर भी, ठीक है। जैसे एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता क्या है, उनमें बहुत सारा फैट होता है तभी, और उस फैट की वजह से अपने बॉडी को टेम्परेचर कर पाते हैं वो पानी में भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अस्थि का पोषण। ये तो सीधी सी बात है भाई, मेद से जो अगले बनने वाली धातु कौन सी है, वो अस्थि। तो अस्थि धातु का तो पोषण करेगी ही। और शरीर में स्निग्धता लाएगी। स्निग्धता भाई काम है इसका, मेद धातु को स्नेह करने का काम है, तो स्निग्धता तो लाएगी। और स्थिरता उत्पन्न करती है। स्थिरता मतलब बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे, देखो जितना ज़्यादा फैट होगा वो उतने ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे, देखो जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन, जैसे लंग्स हैं, तो लंग्स पे कह रहा है कि कवरिंग होती है, ठीक है। लंग्स पे भी क्या होती है, कवरिंग होती है, फैट की कवरिंग होती है। पैराइटल इनर, विसरल इनर हो गया, पैराइटल हो गया, ठीक है। आपके हार्ट पे पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है, किडनी पे होती है। तो इन पे क्या होती है, फैट की कवरिंग होती है जो आपकी बॉडी को शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कौन, मेद धातु।
फिर हम बात करते हैं ताप संतुलन यानी टेम्परेचर को रेगुलेशन, पहले वाला पॉइंट ये होम्योस्टैटिक का। फिर एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम, देखो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, ये आपको पता भी होगी वैसे तो। यानी जो मेद धातु है मतलब फैट की वजह से ही आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन होता है। कैसे, देखो आपकी बॉडी का जो फैट है उस पर जो सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट में कौन सी रेज पड़ती है, यूवी रेज, यूवी जो रेज पड़ती है, देखो ये भी कई प्रकार की होती है, बी अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी एंड अल्ट्रावायलेट ए। तो उनमें जो अल्ट्रावायलेट वी होगी वो हमारी बॉडी पे पड़ेगी। तो ये आप चेक कर लेना, बी वाली सही रहती है, सी वाली में, इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बस आप इतना ध्यान रख लेना। जब भी आपके फैट पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो जो विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा आपकी स्किन में, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में, और वहीं से कह रहा है कि एब्जॉर्बेशन होगा कैल्शियम का। आप सीधे सीधे इतना ध्यान रखो, बिना सनलाइट के आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी पे सनलाइट नहीं पड़ती है, और जैसे ही आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन होगा। वैसे भी बड़े बड़े डॉक्टर वो यही बताते हैं, जैसे टैबलेट दे देते हैं, भैया कैल्शियम की टैबलेट दे दी, विटामिन D3 की टैबलेट दे दी, वो उनका तब तक एब्जॉर्बेशन ही नहीं होगा जब तक अगर आप सनलाइट ही नहीं लोगे ना। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपकी स्किन है, स्किन पर जब तक सनलाइट का कांटेक्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं गुण की। मेद धातु का जो गुण है वो कैसा होता है, पिछल यानी कि कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ होता है और स्निग्ध होता है। यानी मेद धातु का गुण कैसे, प्रॉपर्टी कैसी है, स्मूथ होता है और स्निग्ध होता है। और कलर की बात करते हैं, श्वेत और पीत, यानी वाइटिश कलर होता है और येलो कलर होता है। देखो येलो बोन मैरो है तो इस तरह से येलो कलर होगा, ठीक है। और रस हम कैसे बात करते हैं, मेद धातु का जो रस होता है मधुर, यानी टेस्ट में कैसी होती है, मधुर होता है मेद धातु। फिर हम बात करते हैं पाक, यानी इस मेद धातु का जो पाक होता है वो गुरु होता है, बहुत हैवी होता है, ठीक है। और स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप मतलब इसका स्ट्रक्चर किसके समान दिखता है मेद धातु का, तो बताया गया है जमे हुए घृत के समान। देखो जब आप घी निकालते हो और इसमें या आपके हांडी में रख देते हो, ठीक है, और वो जम जाता है तो उसी के समान कह रहा है उसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, मेद धातु का। तो घृत के समान मेद धातु का स्ट्रक्चर बताया है। अब हम बात करते हैं मेद के 6 के लक्षण के। देखो मेद के जो 6 के लक्षण है वो हमने मेद के 6 के और वृद्धि के लक्षण दोनों हमने अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखे हैं। पहला श्लोक है, देखो मैंने श्लोक इसलिए लिखे है क्योंकि 6 और वृद्धि में आप श्लोक याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी में भी लिखना चाहते हो, अगर श्लोक आपको याद नहीं तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पहले बात करते हैं मेद के 6 की। तो मेद 6 पिलिया आदि वृद्धि, संधि शून्यता, रोक्ष्या, मेदुराम, मेदुमास प्रार्थना, यानी कि मेद के 6 होने की वजह से पिलिया वृद्धि, पिलिया यानी जो आपकी बॉडी का स्प्लीन है उसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और संधि शून्यता, यानी जो आपकी संधि यानी जो आपकी जॉइंट्स है वो कैसे हो जाते हैं, खालीपन हो जाते हैं, ठीक। और रोक्ष्या मतलब खुरदुरे हो जाते हैं, ठीक है। वो रुक्ष नहीं, मतलब आपकी जो बॉडी में कह रहा है शरीर में रुक्ष आ जाए, रुक्ष मतलब शरीर में रुक्षता आ जाएगी। भाई मेद धातु नहीं होगा तो बॉडी कैसे हो जाएगी, कमजोर कमजोर से हो जाएगी, हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी, तो वो बोला गया। फिर मेदुराम मास प्रार्थना, और मेदुराम मतलब है कि मेदुराम मासम प्रार्थना, यानी कि ऐसे जानवर जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है उनको खाने की इच्छा हो जाएगी, यानी कि मेदस्वी जानवरों की मांस खाने की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेद के 6 के लक्षण क्या है, पहला ध्यान रखना पिलिया वृद्धि, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि पिलिया वृद्धि किसका लक्षण है। तो मेद 6 का लक्षण कहाँ है, पिलिया वृद्धि, ठीक। संधि शून्यता मतलब आपके जो जॉइंट्स है उसमें खालीपन आ जाएगा। देखो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, मेद का 6 यानी मेद का 6, देखो बोन मैरो से आप याद रखोगे। देखो जैसे बोन मैरो होता है ना, भाई बोन मैरो का काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल बनाना, रेड ब्लड सेल बनाना, कॉर्पस्कुल मतलब जितने भी इनका बनाना। अगर मेद का 6 हो गया यानी कि बोन मैरो का 6 हो गया, मतलब बोन मैरो की कमी आ गई, यानी बोन मैरो अपनी जो ब्लड कार्पस्क्यूल है इनको नहीं बनाएगी, और इनको नहीं बनाएगी तो पिलिया की वृद्धि होगी। पिलिया की वृद्धि आप ऐसे समझ सकते हो, इसलिए वृद्धि हो रही है ताकि जो इनके मतलब रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, इनको कह रहा है कि और ज़्यादा बना सके। संधि शून्यता, ठीक, संधि शून्यता का मतलब कह रहा है जो जॉइंट्स है उनमें खालीपन हो जाएगा। और बोन मैरो से आप फ्लूइड याद रख सकते हो, मतलब बोन मैरो है कुछ इस तरह साइनो फ्लूइड, मतलब मैं बता रहा हूँ आप किस तरह से याद रख सकते हो, ऐसे तो कोई है नहीं, आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेद में 6 में आपको याद रख लेना है कि पिलिया की वृद्धि हो जाती है, जॉइंट में खोखलापन हो जाता है, खालीपन हो जाता है, शरीर में रुक्षता आ जाती है, और मेदस्वी जानवरों की खाने की इच्छा आपको बढ़ जाएगी। तो और इसका अगर अधिक क्षय हो जाता है, तो आप उसमें क्या हो जाता है, दुबलापन हो जाता है, यानी कि मेद का क्षय मतलब अगर आपकी बॉडी में मेद का इतना ज़्यादा क्षय हो गया, बहुत ज़्यादा क्षय हो गया, तो आप कैसे हो जाएंगे, दुबलापन। भाई अगर किसी की बॉडी में फैट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा। जैसे आपकी उसकी हड्डियाँ गिन सकते हो, आप उसकी वेन देख सकते हो बॉडी की, ठीक है।
तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब इसके लक्षण, दोष और कारण, तीन चीज देखनी है, लक्षण, दोष और कारण। पहला हम देखते हैं कि कृशगता यानी दुबलापन के क्या लक्षण है, कि पुरुष के जो नितंब है, पेट है, गर्दन है, शुष्क हो जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्हें मेद का बहुत ज़्यादा अधिक क्षय हो गया है, क्षय होने की वजह से वो दुबला हो जाएगा। तो उसके क्या लक्षण है, मतलब कैसे बता सकते हो कि इसकी जो बॉडी का क्षय है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वो दुबलापन के अंदर आ जाएगा। ऐसे पुरुषों में इनकी जो नितंब है और इसका जो पेट है यानी एब्डोमेन, गर्दन यानी जो नेक है, वो कैसे हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी। ठीक, और धमनियों के जाल फैले हुए दिखेंगे, यानी जो आर्टरीज और वेन है ना, जो आर्टरीज और वेन है ऐसे ही बहुत मोटी मोटी अलग से दिखी जाएंगी आपको। और अस्थि, अस्थि की मात्रा, मतलब केवल अस्थि अस्थि इनमें दिखेगी, खाल मतलब मांस तो उनमें आप बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ऐसे पुरुष को अतिकृष्ट माना जाएगा। जिन पुरुषों में ऐसे लक्षण आएंगे, ऐसे पुरुष को हम क्या मानेंगे, अतिकृष्टता या फिर कृष्णता के अंदर हम रखेंगे। अब दोष क्या है, दोष है कि शारीरिक क्रिया का निर्बल हो जाना, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज है, खेलना, दौड़ना, जिम करना, वो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपकी बॉडी में मेद का क्षय होगा। मेद का क्षय होगा, आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं रही है, ठीक है, वो कमजोर हो गई है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगी। भूख प्यास का कम लगना, शीत उष्ण वायु वर्षा का सहन नहीं कर पाना, ना ठंडी का सहन कर पाना, ना गर्म का, ना वायु का, ना वर्षा, किसी भी चीज़ का आप सहन नहीं कर पाना, मैथुन कर्म सहन नहीं कर पाना। भैया खुद भी सोच सकते हो, जब बॉडी में कुछ रहा ही नहीं है, हड्डी दिख रही है, नसें दिख रही है, कमज़ोर हो गया, तो वो ये सब चीज़ कैसे कर पाएगा, कैसे खेल पाएगा, कैसे ठंडी गर्मी का सहन कर पाएगा, कैसे मैथुन कर्म कर पाएगा। सबके लिए ताकत चाहिए ना, फिर एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं है उसमें। फिर हम देखते हैं कारण, क्या कारण है कि मेद का बहुत ज़्यादा अधिक क्षय हो जाता है। तो पहला कारण बताया कि रूक्ष अन्न का सेवन, मतलब ऐसे आप ऐसा खाना खा रहे हो जो बहुत ज़्यादा रूक्ष है। रूक्ष मतलब लघु है, ठीक है, मतलब उससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लघुता, बहुत ज़्यादा रूक्षता आ रही है। ऐसा खाना खा रहे हो जो आपकी बॉडी में कफ का नाश कर रहा है, मेद का नाश कर रहा है, ठीक है। फिर और वात आहार विहार का सेवन कर रहे हो। लंघन बहुत कराना, लंघन देखो, लंघन बहुत कराना, लंघन मतलब जो फास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। मात्रा से कम भोजन करना, आपको 5 रोटी खानी है, खा आप 2 रोटी रहे हो, ठीक है। अति व्यायाम, बहुत जैसे लेबर वगैरह है, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पूरे दिन काम कर जाते हैं, तो उनमें भी कहा जाता है दुबलापन, दुबलापन हो जाता है, कृषिता आ जाता है। अति मैथुन या फिर बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर लो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, आपकी बॉडी मतलब मेद का बहुत ज़्यादा क्षय हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मेद की वृद्धि। तो मेद की वृद्धि का श्लोक आया है कि मेधो स्निग्ध अंगम तम उदर पार्श्व वृद्धि का श्वास आदि नाम दुर्गंधादि चय। देखो, मेद धातु की वृद्धि के लक्षण बताया गया कि अंगों में स्निग्ध हो जाएगी, बोला ना, स्निग्ध अंगम, अंगों में स्निग्ध हो जाएगी। उदर एवं पार्श्व, उदर मतलब एब्डोमन, पार्श्व मतलब जो बैक रीजन है उनमें वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो आपका उदर है यानी जो एब्डोमन है, और जो पार्श्व यानी जो बैक रीजन है, उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी मेद धातु की। ठीक, का श्वास, फिर बोला है कि का श्वास मतलब जो काश और श्वास में तथा शरीर में दुर्गंध, देखो, का श्वास आदि नाम दुर्गंध आदि चय, मतलब का श्वास मतलब जो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर बहुत ज़्यादा मेद की वृद्धि हो जाएगी तो, और आपकी बॉडी में कह रहा है कि दुर्गंध आने लग जाएगी, ठीक है। ये किसके लक्षण होते हैं, मेद वृद्धि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अगर आपकी बॉडी में मेद की बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि हो जाती है तो उससे एक और डिजीज होती है, व्याधि होती है, इसको हम बोलते हैं अति स्थूलता और मेदस्वी। अति स्थूलता या मेदस्वी मतलब ऐसा पुरुष जिसमें बहुत ज़्यादा मेद है, तो इसको हम बोलते हैं मेदस्वी। तो इसके क्या लक्षण है, जैसे इसमें उसका अपोजिट कर दो, तो इसमें नितंब उदर स्तन में कह रहा है क्या था, मेद कम था, तो इसमें मेद ज़्यादा हो जाएगा। नितंब में, उदर में, स्तन में चलते समय हिलेंगे, यानी जो आपका नितंब है, जो आपका उदर है, स्तन है, वो क्या होंगे, जब आप चलेंगे तो वो अलग ही हिलेंगे। इससे क्या पता लग जाएगा कि आपकी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है। फिर शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिगड़ जाती है। ये तो आपने देखा भी होगा, जो व्यक्ति मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो एक्टिविटी होती है खाने पचाने की वो बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है, ठीक है। इनका जो लीवर हो जाता है फैटी हो जाता है, और जो इनका स्टोमच उनमें बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, जिनकी वजह से उनका खाना पूरी तरह प्रॉपर नहीं पच नहीं पाता है, और वो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से मेद धातु की वृद्धि होती है। और व्यक्ति का जो उत्साह यानी क्यूरियोसिटी है काम करने की कम हो जाती है, यानी लेजीनेस होता है, आलस आता रहता है, कोई काम ही नहीं करता, पूरे दिन सोता रहता है, पड़ा रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोष। दोष क्या है, दोष है कि आयु की हीनता। अगर मतलब ऐसे पुरुषों की ऐसे मतलब अति स्थूलता में क्या दोष है, मतलब दोष क्या है भाई, आयु कम हो जाएगी, मैथुन में कष्ट होगा, फुर्ती नहीं रहेगी शरीर में, दुर्बल हो जाएगा, शरीर में दुर्गंध आएगी, बहुत ज़्यादा स्वेद आएगा, ये सभी इसके दोष हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कारण की। क्या कारण है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा मोटा हो गया है,
इतना ज़्यादा फैट योग में यशस्वी हो गया। तो भोजन में गुरु मतलब ऐसा खाना खा रहा है जो बहुत ज़्यादा गुरु हो, बहुत ज़्यादा मधुर हो, बहुत ज़्यादा शीतल हो, स्निग्ध हो, कफकारक हो। ऐसे पदार्थों का अति उपयोग करने से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेद की वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यक्ति अति स्थूलता या मेदस्वी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं मेद व स्रोतस। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक ने मेद के स्रोतस वृक यानी किडनी, उपमावन यानी ओमेंटम को माना है। श्रुत ने कह रहे हैं वृक और कटी। कैसे याद रखोगे? बीबी, देखो इसको क्या है, बफा वाहन, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, इसको बी भी करके याद रख सकते हो, इसको बी के करके याद रख सकते हो।